बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फरीज़ खान, मैनेजर ऑफ मौलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज़। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग अपने अपने जो है ना माइक बंद कर लीजिएगा। बिटवीन सेशन जो है जो भी सवालात हों वो नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि जो है जब सवालात का सेशन हो तो आप लोग जो है सवाल कर सकें। ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम यहाँ पे जो है एक बेहतरीन इनिशिएटिव जो है फाइनेंशियल गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया था, हम उसका हिस्सा बन चुके हैं, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी को फ़रोग देने के लिए रोटरी क्लब ऑफ कराची सेफ सिटी की तरफ से एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है, और इसको स्टार्ट करने में जो है इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है। ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके पीछे सबसे पहले जो है हमारे नुमान भाई हैं। इनका बहुत बड़ा विजन था ये, जिसकी एक काबिल तारीफ़ कोशिश है इन्होंने नुमान भाई ने अपनी तरफ से की है। तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि लोगों तक मालूमात और अवेयरनेस पहुंचाना, ताकि हर शख्स अपने माली मामलात और बेहतरीन तौर पर समझ सके सारी चीज़ें ना। तो सबसे पहले हमारे पास हमारे चीफ गेस्ट भी मौजूद हैं, जो कि हमारा पहला सेशन है म्यूचुअल फंड्स और रीट पे। तो सबसे पहले हमारे जो यहाँ पे चीफ गेस्ट मौजूद हैं, तो मैं उनको खुशामदीद करता हूँ। हमें फ़ख्र है कि आपने हमें टाइम दिया और हमें इस काबिल समझा कि आप हमें जो है टाइम दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूँगा अली नवाज़ साहब को, जो कि कैपिटल मार्केट में 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और ये सीईओ हैं चेस सिक्योरिटीज़ के। तो वेलकम। तो हम बिना टाइम ज़ाया करे यहाँ पे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू यू सर। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस जेनरस इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नौमान भाई का क्या इनवाइट किया, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। और आई थिंक इसी तरीके के सेशन के थ्रू ही हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और लोगों को कैपिटल मार्केट्स के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक विद रिगार्ड्स टू म्यूचुअल फंड्स है, रीट है। बट जो मैं इससे एक स्टेप पहले जो है वो जाना चाहूँगा, और मैं इसमें सबसे पहले ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत ही क्यों होती है, मतलब व्हाई डू म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जनरली होता ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस खुद लेने चाहिए। अगर आज आपके पास मिसालन 10,000 रुपये है, तो ये फैसला आपको लेना है कि ये 10,000 रुपये आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद जब आप ये बात सोचते हैं कि मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आप बेसिकली देखते हैं कि बस मेरे पास और ऑप्शंस क्या क्या है कि जहाँ पर मुझे 10,000 रुपये ये इन्वेस्ट भी हो जाए और इसका रिटर्न भी मुझे इतना मिल जाए कि ये एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर दे, ताकि आपकी पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो बरकरार रहे। जब आप कि हर साल महंगाई होती है, इन्फ्लेशन आपके पैसों की कीमत को घटा देता है, तो आपको बेसिकली किसी ऐसे एवेन्यू में इन्वेस्ट करना है कि सबसे पहले वो आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट रखे, यानी आपके पैसे की जो पैरिटी होती है, जो पैसे की जो कदर होती है कि वो इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म कर सके, वो रहे। और उसके ऊपर आप कुछ रिटर्न बनाएंगे तो वो आपका रियल रिटर्न होगा, कि आप जिसको आप कहेंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो हुई है रियल टर्म्स में। अब जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं वो 10,000 रुपये, तो आप देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और मैं कहाँ पर इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले आप कहेंगे ये पैसे 10,000 रुपये है वो मेरे बैंक में पड़े रहे। बैंक में पड़े रहे तो फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट अकाउंट है तो कोई रिटर्न नहीं है, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उस पर कोई एक रिटर्न है। इसके बाद आप जाएंगे, आप कहेंगे कि ये पैसे जो है वो मैं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो आप कहेंगे ये 10,000 रुपये तो मैं रियल इस्टेट में, 10,000 रुपये तो कोई रियल इस्टेट नहीं आ सकती, तो मैं रियल इस्टेट में नहीं कर सकता। दूसरी बार आप ये 10,000 रुपये लेके जाएंगे तो आप कहेंगे मैं इससे मिसालन गोल्ड में कर सकता हूँ, तो शायद आप गोल्ड भी 10,000 रुपये से ना कर सकें। उसके बाद आप जाएंगे और मेरे पास क्या ऑप्शंस है, तो आप कहेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन मुझे मिल जाए जहां पर ये मेरे
हर महीने जो मेरी सेविंग है, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, जैसे ही हर महीने जो है वो कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, तो वो इन्वेस्ट होते रहे और उस पर मुझे रिटर्न मिलता रहे। बहुत सारे लोग जो एक नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग है वो कमिटी डालना है, बट उस पर आप सिंस पैसे वो एक जमा करने का तो जरूर एक टूल है, अनरेगुलेटेड है, बट उस पर आपको ओवर एंड अबव कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो आई थिंक ये सारी चीजें जब आप इवेलुएट करने जाते हैं तो आपके पास शायद ऑप्शंस बहुत कम बच जाते हैं। फिर एक नीड आती है एक ऐसे टूल की कि जहां पर सबसे पहले आप आसानी से अपने 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 हर महीने ग्रेजुअली सेव कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो ये तो एक रिक्वायरमेंट हो गई कि किसी एक टूल या किसी एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है कि जहां पर आप ये पैसे इन्वेस्ट कर सकें। दूसरी जब जरूरत आती है कि जब आप ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, या मिसालन में ट्रेजरी बिल्स, पीआईबी, सुकूक्स, इनमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ये 4-5 ही रेगुलेटेड तरीके होते हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकें। तो जब आप ये कहते हैं कि मैं जब ये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके बाद सबसे पहले कि वो एक कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई तरीका हो कि मैं उसमें अपने पैसे हर महीने लगा सकूं, ये एक नीड है। और दूसरा कि कोई मुझे या तो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इस वक्त जो मैं अपने ये 10,000, 20,000, 25,000 इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये कहाँ पर इन्वेस्ट हो सकते हैं और मुझे कहाँ करने चाहिए। एक सवाल है कि कहाँ हो सकते हैं, दूसरा सवाल है कि कहाँ करने चाहिए। अगर मेरे पास ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करने का है, अगर मेरे पास ऑप्शन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का है, अगर मेरे पास ऑप्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का है, अगर मेरे पास ऑप्शंस ट्रेजरी बिल्स, सुकूक्स, पीआईबीज, इनमें इन्वेस्ट करने का है, तो मैं ये इन 3-4-5 जगहों में कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। अब जब आप ये फैसला करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद आप एक रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे और क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस ये आते हैं कि फॉर एग्जांपल कौन सा एसेट क्लास या कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेस रिस्की है, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़्यादा रिस्की है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा इलिक्विड है, किस में रिटर्न्स कम है, किस में रिटर्न्स ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने गए तो आपने कहा कि इनमें से किस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हैं, किसके डिविडेंड्स अच्छे हैं, किसकी ग्रोथ अच्छी है। आप ट्रेजरी बिल्स, पीआईबी, सुकूक में आप इन्वेस्ट करने गए तो आपको ये रिसर्च करनी है कि कौन सा इस्लामिक है, कौन सा कन्वेंशनल है, इस वक्त 3 मंथ्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है, या इसमें 1 ईयर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बेहतर है, या 3 इयर्स के रिटर्न ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं नहीं इन दोनों में नहीं करना तो मुझे गोल्ड में करना है, गोल्ड में क्या गोल्ड का आउटलुक आगे जाकर इंटरनेशनल मार्केट से इसकी प्राइस ड्राइव होती है, तो इसमें क्या मुझे गोल्ड में प्राइसेस ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, और इसी तरह फिर रियल एस्टेट के ऑप्शंस। तो एक चीज ये इसमें एक नीड आ गई कि आपको सबसे पहले उस इन्वेस्टमेंट का टूल अवेलेबल हो, और उस इन्वेस्टमेंट या उस टूल के बारे में आपको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, या उस एसेट क्लास के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जो आपकी डिसीजन मेकिंग को हेल्प करे। अब जब आप इस डिसीजन मेकिंग को जब आप इस डिसीजन में इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं, तब आपको एक नीड अराइज होती है कि क्या ऐसी कोई फैसिलिटी है कि जिसमें मुझे अपने छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, या छोटी या बड़ी कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए मुझे इतनी रिसर्च ना करनी पड़े, और मैं किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास जा सकूं या किसी ऐसे एक्सपर्ट से बात कर सकूं जिसने ऑलरेडी ये रिसर्च की हुई है, और मैं सिर्फ जाकर उससे मशवरा करूं और मुझे एक बेस्ट ओपिनियन मिल जाए। अच्छा, किसी का एक कमेंट आया है नो वॉइस, क्या बाकी सबका आवाज आ रही है सही? जी जी, आवाज क्लियर है आपकी। आवाज क्लियर, राइट, ओके, थैंक यू। तो जब आप चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास चला जाऊं जिससे मुझे ये सारे ऑप्शंस मिल जाएं और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और वो फिर जो मुझे मशवरा दे मैं जाके वो इन्वेस्ट कर लूं। मैं मिसाल देता हूं कि आपने जो है वो आप किसी के पास गए, एक्सपर्ट के पास, आपने मशवरा किया और उसने आपको बता दिया कि मिसालन इस वक्त स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है, या इस वक्त गोल्ड में करना बेहतर है, इस वक्त रीट्स में, रियल एस्टेट में करना बेहतर है। आपने उस मशवरा लिया, आपने आए और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। अगली बार आप फिर
जो है वो आपने इन्वेस्ट तो कर दिए। अब एक इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक डिसीजन ये होता है कि आपको ये इन्वेस्ट करना है तो ये स्विच कब करना है। आपको टेक्निकली एक फिर गाइडेंस ये चाहिए होती है कि अगर इस वक्त मिसाल मैंने गोल्ड में कर दिया, बट हो सकता है अगले 4 महीने बाद प्रोस्पेक्ट्स स्टॉक्स के बेहतर हो जाए, या फिक्स्ड इनकम ट्रेजरी बिल्स के बेहतर हो जाए, या रियल एस्टेट के बेहतर हो जाए। तो अब ये डिसीजन कि ये मैं किस तरीके से इसको स्विच करूं या एग्जिट करूं या किस एसेट क्लास के अंदर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट रोटेट करूं। तो एक और नीड आपके पास आ गई कि अब मुझे दोबारा उस एक्सपर्ट की जरूरत है कि जिसके पास मैं जाऊं और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में उससे मशवरा कर सकूं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सेक्टर या ये नीड जो है वो और मजीद रेगुलेट होती गई और एक स्ट्रक्चर बनाया गया म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है बेसिकली, जिसमें सारे इन्वेस्टर्स अपनी अपनी रिस्क प्रोफाइल के बारे, एक म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जो कि डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती है। वो एक फंड लॉन्च करती है जो कि स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है, वो एक फंड लॉन्च करती है जो कि ट्रेजरी बिल्स, पीआईबी, सुकूक्स और फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करती है, वो एक फंड लॉन्च करती है जो कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, और वो एक फंड लॉन्च करती है वो रियल एस्टेट में भी करते हैं। अभी मैं ये 4 ब्रॉडर कैटेगरीज पे बात कर रहा हूँ। ये 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो बेसिकली उन्होंने बेसिकली क्या किया कि ये 4 स्ट्रक्चर्स बनाए, ये 4 एक फंड्स बनाए। उस फंड्स में इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उन फंड्स को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट की और रिसर्च की टीम बनाई, जो कि डे इन डे आउट रोज उनका काम ये होता है कि वो एसेट क्लासेस के बारे में रिसर्च करें, और बहुत ही क्वालिफाइड लोग होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो ये जो है वो रिसर्च करके उस पर एक आउटलुक बनाए और ये डिसाइड करें कि इस फंड्स के लिए इस वक्त किस जगह इन्वेस्ट करना बेहतर है। और फिर एक टीम बनाई जहां पर लोग आके उनसे मशवरा कर सकें और अपना रिस्क प्रोफाइल या अपनी फाइनेंशियल नीड्स बताने के बाद वो मशवरा दे सकें लोगों को कि ये पैसे आपको किस फंड में, किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर क्लाइंट का अपना रिस्क प्रोफाइल होता है, किसी को बेहतर रिटर्न्स चाहिए होते हैं, उसका रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा होती है, किसी को स्लो एंड स्टेबल रिटर्न्स चाहिए होते हैं, उसका रिस्क प्रोफाइल लो होता है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे कोई रिस्क ले सके। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का एक स्ट्रक्चर बना, और ये स्ट्रक्चर बनने के बाद उस तरीके के फंड्स लॉन्च किए गए जहां पर आप अपने पैसे कन्वीनियंस के साथ इन्वेस्ट कर सकें, जिस एसेट क्लास में आप चाहते हैं उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकें, जिस प्रोपोर्शन में चाहते हैं, जिस टाइमलाइंस पे चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर सकें। आप ये कहें कि 10,000 रुपये मुझे आज आप 10,000 की स्टॉक्स लेने जाएंगे तो शायद बहुत ही कम ऑप्शंस होंगे, या आपको शायद एक कोई स्टॉक लेना होगा। लेकिन आप अगर किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं 10,000 रुपये, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। व्हाट आई मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन, और म्यूचुअल फंड्स कैसे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, उनके पास बेसिकली म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि वो एक पूल ऑफ फंड्स बनाते हैं कि आपके 10,000 होंगे, किसी के 25,000 होंगे, किसी के 50,000 होंगे, किसी के 2,000 होंगे, किसी के 5,000 होंगे। वो एक पूल ऑफ फंड्स बनाते हैं जो कि रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनके रूल्स के मुताबिक वो उनकी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में हो जाती है, जब म्यूचुअल फंड कर लेता है, तो टेक्निकली आज आप अपनी एक छोटी इन्वेस्टमेंट लेके जाएं तो शायद आप एक स्टॉक भी ना ले सकें। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देते हैं, चाहे वो 1,000 या 2,000 रुपये क्यों ना हो, आपके पास एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स आ जाते हैं, क्योंकि आप जिस म्यूचुअल फंड के पूल में पैसे डालते हैं उस म्यूचुअल फंड के पूल में और बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए होते हैं, और वो स्टॉक्स जो है वो प्रॉपर रिसर्च और उनका आउटलुक डिसाइड करने के बाद जो है एक टीम डिसाइड करती है। तो टेक्निकली जो आपकी एफर्ट होती है कि हर महीने आपको इन्वेस्ट करने या हर बार इन्वेस्ट करने या उससे एग्जिट करने के लिए आपको किसी के पास मशवरे के लिए जाना पड़ता है, वो मशवरा अब आपको एक ही वन स्टॉप शॉप है कि जहां पर आप एक म्यूचुअल फंड या एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी से रब्ता करते हैं
और वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू 3-4 डिफरेंट एसेट क्लासेस का एक्सेस भी दे देता है, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग भी दे देता है, आपका रिस्क भी मैनेज कर देता है और हर बार आपको अच्छा मशवरा भी दे देता है। तो ये जो तरीका है या ये जो फंड है, इसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है, जिसमें म्यूचुअल बेसिकली जो है वो म्यूचुअली इन्वेस्टमेंट होती है। इट्स अ पूल ऑफ फंड्स ऑफ मेनी इन्वेस्टर्स बैक्ड बाय अ प्रोफेशनल एसेट मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम, और वो फिर डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपकी इन्वेस्टमेंट्स बेहतर से बेहतर होती है, रिटर्न्स बेहतर से बेहतर होता है, और आपका रिस्क प्रोफाइल भी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट भी आपकी हो जाती है, और आपके लिए स्विचिंग भी आसान हो जाती है। आज आपको गोल्ड में इन्वेस्ट आप खुद करेंगे, आपको कहीं और जाना होगा। आज आपको ट्रेजरी बिल्स में या सुकूक्स में इन्वेस्ट करना है, आपको कहीं और जाना होगा। आपको स्टॉक्स में करना है, आपको कहीं और जाना होगा। आपको रियल एस्टेट में करना है कहीं, ये आपको एक वन प्लेटफॉर्म मिल गया डिफरेंट फंड्स के थ्रू। आप हर जगह अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो लॉन्च हुए। अब म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अगर आप मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं तो आप मेरे सामने ये म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट देख रहे हैं, अगर आपके लिए विजिबल है ये सारी चीजें। अब ये है म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये सारे म्यूचुअल फंड्स की एक एसोसिएशन होती है, और ये बेसिकली आपको ये एक्सेस देती है कि आप यहाँ पर जाके म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप जो है वो जानकारी ले सकें। और यहाँ पर आपको सारे म्यूचुअल फंड्स, ये इन्वेस्टर एजुकेशन के फंड्स क्या होते हैं, ओपन एंड फंड्स क्या होते हैं, पेंशन स्कीम्स क्या होती है, ईटीएफ्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स क्या होते हैं, उनके पे आउट्स क्या होते हैं, और किस किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स है, और कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस करती हैं, ये सारे बारे में। और ये म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बहुत ही पाकिस्तान की टॉप बिजनेस ग्रुप्स की ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एबीएल एसेट मैनेजमेंट, अल हबीब एसेट मैनेजमेंट, और इसी तरीके मीज़ान, एमसीबी, और इस तरीके की और बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। और ये सारे म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें सिर्फ एक्विटीज़ में, तो इसके लिए एक स्टॉक फंड्स एग्जिस्ट करते हैं कि मेरे सारे पैसे जो हैं वो प्रॉपर स्टॉक्स में लगे हुए हों। फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिर्फ लेट्स से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें ट्रेजरी बिल्स होते हैं, पीआईबीज होते हैं, तो वो उसमें ये लो रिस्क प्रोडक्ट होता है और इसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे मिक्स्ड ऑफ बोथ मिल जाए, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट जो है किसी ऐसे फंड में हो कि जब फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर हो तो वो फिक्स इनकम में कर दे, और जब स्टॉक्स में बेहतर करना हो तो स्टॉक्स कर दे, तो उसके लिए बैलेंस्ड फंड्स होते हैं या एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पैसे जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाए, तो वो गोल्ड फंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पैसे रियल एस्टेट, अगर आप आज रियल एस्टेट लेने चाहें तो रियल एस्टेट जो है वो लाखों रुपए के आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रीट्स कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली एक पूल ऑफ फंड होता है जिसमें एक रियल एस्टेट उसके अंदर होती है और उसके कहीं हिस्सेदार हो जाते हैं। और अगर वो रियल एस्टेट की प्राइस ऊपर जाती है या तो वो उसका गेन सारे उन लोगों को होता है जो उस फंड्स के मेंबर्स होते हैं। और फिर वहाँ पर उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। रेंटल रीट्स होते हैं, डेवलपमेंट रीट्स होते हैं। कोई रेंटल रीट्स ये होते हैं कि आपने रियल एस्टेट लिया, उसको रेंट पे दे दिया, रेंट की जो इनकम आती है वो सारे म्यूचुअल फंड्स होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कुछ डेवलपमेंटल रीट्स होती हैं कि जिसमें वो फंड ही बेसिकली करता ये है कि एक प्रॉपर्टी लेता है, उसको बनाता है और फिर बेचता है, उसका जो मुनाफा आता है वो म्यूचुअल फंड्स होल्डर्स में बिल्ड करता है। तो आप मुफाप की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे mufap.com.pk तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इस बारे में मिल जाएगी। और मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने टाइम के दौरान जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकूं
म्यूचुअल फंड्स की आइडिया के बारे में, म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में और किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। गालिबन हमारे पास कुछ 5 मिनट का वक्त रहता है इस सेशन के लिए, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ जो है वो बता दें, और जो है वो फिर मैं उसको अगले 5 मिनट में जवाब दे सकूँ उसका। थैंक यू। अच्छा ठीक है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपना हाथ रेस करके यहाँ पे अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कमेंट में भी जो है क्वेश्चन अपने जो है ना शेयर कर सकते हैं। जी गुफरान सर, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, तो क्या जो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे कंसोलिडेटेड मुझे अपना रिटर्न पता चल सके कि दिन का मेरे रिटर्न सारे म्यूचुअल फंड से क्या आ रहा है? क्योंकि अभी मुझे क्या करना होता है, हर म्यूचुअल फंड में जाके देखना पड़ता है कि महीने का मेरा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का क्या है, इसका क्या है, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जी बेसिकली आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई टूल है कि जिसमें बेसिकली आपकी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को जो है वो किया जाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सरमाया इस तरीके का कोई एक टूल डेवलप कर रहा है जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट करते हुए नैव डाल सकें, और वो जो डेली बेसिस की नैव है उस पर मार्क टू मार्केट करके आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न बता दे। बट आई एम नॉट श्योर कि उनका वो ये टूल जो है वो डेवलप हो गया या नहीं होगा, बट आई थिंक इस पर काम हो रहा है और जल्द ही मार्केट में इस तरीके का कोई एक टूल अवेलेबल होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पे मुबशर अली का कमेंट में, इज देयर एनी मैटर ऑफ लक और वी जस्ट नीड एक्सपर्टीज इन इन्वेस्टमेंट? जी देखिए, सबसे पहले आपकी जो है वो देखिए इन्वेस्टमेंट में जो है ना वो एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो है पेशेंस। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, देखिए या तो आप ये कहें कि मेरा रिस्क प्रोफाइल इतना ज्यादा नहीं है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकूं, तो आपके लिए इनकम फंड्स हैं। आप जो है वो कैश फंड में पैसे रखें, वो आपको डे 1 बता देंगे कि इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, उसमें लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको रिटर्न मिल जाएगा। जहां आप ये कहते हैं कि मुझे जो है वो हायर रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए रिस्क भी हाई हो जाता है, और उस हाई रिस्क को अगर आपको उस पर अच्छा रिटर्न बनाना है तो उसका सिर्फ तरीका एक ही है। एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि वो पैसे जब आप किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में करें तो या तो आप खुद बहुत रिसर्च करके करें, या तो आप किसी ऐसे एक्सपर्ट के थ्रू करें जिसने रिसर्च की हुई हो। इस केस में वो म्यूचुअल फंड होता है। तो आपने सबसे पहले एक रिस्क को तो खत्म कर दिया कि आपने अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे दिए जो कि म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्ट करेगा और उसमें जो है वो बेहतर जो है वो डिसीजंस लेगा। दूसरा रिस्क ये होता है कि जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, देखें आपको मैं इस तरीके से जवाब देने की कोशिश करूं कि जब 2000 में जब ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था या शायद उससे भी पहले, तो इंडेक्स मिसालन 1000 था। आज आप देख रहे हैं कि आपका मुल्क जो है अगले 24-25 सालों में कितनी बुरी पैचेस से गुजरा है, कितना ज्यादा वॉलेटाइल रही है आपकी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और वो, आज इंडेक्स 90,000 पर है। और बीच में आपके मुल्क में क्या कुछ नहीं हो सका है। आप कई बार डिफॉल्ट के करीब से आए हैं, कई बार आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम से आए हैं, लेकिन अगर किसी ने आज 25 साल पहले कोई चीज इन्वेस्ट की होती तो आज तो उसके पैसे जो है वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ गए होते। और बीच की जो भी वॉलेटिलिटी होती है उसको आप सिर्फ पेशेंस के थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें लक से ज्यादा जो है वो पेशेंस की जरूरत होती है। एक्सपर्टीज की यस डेफिनेटली जरूरत होती है, लेकिन वो आप एक्वायर कर सकते हैं या तो खुद की रिसर्च से या तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पे कमर अब्बास का, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैव ऑलवेज लो 8, 9, 11%
despite of being in market for 15 to 20 years? देखिए बेसिकली होता ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो जनरली ट्रैक करते हैं केसी 100 इंडेक्स के रिटर्न्स को, ठीक है। आप वो बेसिकली सिर्फ उनको इस तरह नहीं करना होता कि वो किसी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में कर दे और वो स्टॉक्स जब तेजी हो तो 100-200% बढ़ जाए और जब नीचे हो तो वो स्टॉक्स का आपका रिटर्न जो है वो 70-80% आपका जो है वो लॉस भी हो जाए। बेसिकली वो क्या करते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि किसी ना किसी बेंचमार्क को ट्रैक कर रहे होते हैं, केसी 30 इंडेक्स या केसी 100 इंडेक्स या केएमआई 30 इंडेक्स। ये इंडेक्स में 30 स्टॉक होते हैं, 100 स्टॉक्स होते हैं और उन स्टॉक्स का एक बेंचमार्क वेटेज होता है, वो पाकिस्तान की ब्लू चिप कंपनीज होती हैं और वो उन बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो सारे म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न उस बेंचमार्क के रिटर्न से या तो कुछ परसेंट ऊपर होगा या कुछ परसेंट नीचे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट 50% ऊपर है, वो म्यूचुअल फंड 10% ऊपर है, या स्टॉक मार्केट जो है वो 50% नीचे है और वो फंड जो है वो 10% ऊपर है। तो रिटर्न्स जो है वो उस बेंचमार्क के रिटर्न्स के करीब करीब ही होंगे। तो अगर उस साल स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर रहा होगा और उस साल इंडेक्स मिसालन जिस परसेंट से भी बढ़ा होगा, अगर वो 8-9-10% से ही बढ़ा होगा, अगर बेंचमार्क ही 10% से बढ़ेगा तो फंड भी उसी हिसाब से ही बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, एक और सवाल है यहाँ पे मुबशर अली का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स? जी आई थिंक हमारा पूरा सेशन ही एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स पर ही डिस्कस करने में गया है। मैं इसको ब्रीफ कर दूं तो म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस ये होते हैं कि आप इसमें डाइवर्सिफिकेशन ले सकते हैं, आप इसके अंदर ईज ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, एक्सपर्ट टीम होती है, एंट्री एग्जिट बैरियर्स नहीं होते, आप जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है जैनुल आबदीन का यहाँ पे, व्हाट आर द फीस एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट रिटर्न्स? देखिए बेसिकली इसमें होता ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो सेंस उनके पास एक पूरी टीम होती है एक्सपर्ट्स की, जो कि रिसर्च कर रही होती है, फंड मैनेजमेंट कर रही होती है, ऑपरेशन संभाल रही होती है। तो बेसिकली वो हर म्यूचुअल फंड को वो मैनेज करने के लिए एक चार्ज करते हैं और वो वेरी करती है, लेकिन वो होती बहुत नॉमिनल है इन द सेंस के जो है वो मैनेजमेंट फी इसमें इन्वॉल्व होती है और वो 0.5% से लेकर डिपेंड ऑन द फंड। अगर आपका फिक्स्ड इनकम फंड है तो बहुत ही 0.51% की मैनेजमेंट फी होती है, और अगर कोई स्टॉक्स फंड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और टीम और उसकी ज़रूरत होती है तो वो कहीं 1% से 3% के करीब होता है। तो आपका रिटर्न मिसालन अगर 25% होगा और उस फंड की मैनेजमेंट फी 2% होगी तो आपका रिटर्न 25 से 23% हो जाएगा। लेकिन फिर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, टाइम की और एफर्ट्स की जो आप खुद लगाएंगे रिसर्च करने में, टेक्निकली वो आप 2% पे ऑफ करके वो म्यूचुअल फंड आपके लिए कर सकता है। अच्छा ठीक है, बाकी ये कि कमेंट के सवाल ख़त्म हो जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट को लेके कि इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करना हमें बेहतर है, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड? देखिए इसमें मेरा मशवरा ये होता है कि अगर आपके पास खुद इतना टाइम है कि आप उसको रिसर्च कर सकें, खुद व्यू बना सके स्टॉक मार्केट पे, इकोनॉमी को फॉलो कर सकें और किन स्टॉक्स और किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए प्रॉपरली उसको फॉलो कर सकें, तो आपको डेफिनेटली खुद करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है रिसर्च करने का और उसको कंटिन्यूसली फॉलो करने का, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पे सबके सवालात के जवाब मिल गए होंगे और जो है सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत यहाँ पे म्यूचुअल फंड और रीट के हवाले से जो है लोगों को गाइड करने का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। इसमें बेहतरीन तरीके से आपने जो है लोगों को समझाया कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एक्सपर्ट्स की आप मदद ले सकते हैं। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर यहाँ पे टाइम देने का, हम पब्लिक के लिए, हमारे लिए, ताकि जो है हमें सारी चीज़ें जो समझ में आए।